हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़। इसमें प्रीवियस ईयर की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्न होंगे जो कि सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित होंगे। आज के समय में सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो स्कोप है परीक्षाओं में कितना बढ़ रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें मैं कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली डिस्कस करूंगा। 10 से 15 क्वेश्चंस नाम के लिए होंगे, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10-15 क्वेश्चंस के साथ में आपने लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझ के इनको देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो डीपीटी के नाम से ही आप देख सकते हैं डीपीटी। डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्टुसिस जिसे हम कुकुर खांसी कहते हैं, टी का मतलब है टेटनस। ठीक है, तो इन 3 बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, टेटनस को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं धनुष टंकार। ठीक है, आपने पढ़ा होगा धनुष टंकार। धनुष टंकार के नाम से भी जो है टेटनस को जाना जाता है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले टीका को क्या कहा जाता है? वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन से संबंधित जो है डेफिनेशंस के अंदर से भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। तो वैक्सीन होती है, वैक्सीन या टीका जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया ऐसा द्रव्य है जिसके प्रयोग से शरीर में किसी विशेष रोग से लड़ने की जो है क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो वैक्सीन होती है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि सबसे पहले टीके का आविष्कार किसने किया, तो सबसे पहले टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने 1976 में। और एडवर्ड जेनर ने किसका टीका बनाया था? चेचक का। ठीक है, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। इसके साथ साथ कुछ अन्य वैक्सीन से संबंधित प्रश्न भी लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। जैसे पोलियो की वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी? जॉन साक ने। खसरे की जो वैक्सीन है वो जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स के द्वारा बनाई गई थी। रेबीज की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? लुई पाश्चर के द्वारा बनाई गई थी। रेबीज कैसे होता है? आप जानते हैं कि रेबीज जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो रेबीज की जो वैक्सीन ही वो लुईस पाश्चर ने बनाई थी। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस का जो टीका होता है, वैक्सीन होती है, वो मॉरिस हिलमैन के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये जानकारी जो आपको मिल जाती है, ये एक प्रश्न से आपको इतने सारे क्वेश्चंस जो है मिल गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। इसके साथ साथ कुछ अन्य संवर्धन विज्ञान भी हैं, अन्य कुछ चीज़ों के अध्ययन हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। विषाणुओं या वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कवकों का अध्ययन जो है यानी फंगस का जो अध्ययन है वो क्या कहा जाता है? वो माइकोलॉजी कहा जाता है। फसलों के अध्ययन को हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। पुष्पों का अध्ययन इसको हम एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें सजावटी वृक्ष एवं पादप संवर्धन विज्ञान को कहा जाता है आर्बोरीकल्चर। आर्बोरीकल्चर। वन विकास एवं संवर्धन को सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सब्जियों की कृषि से संबंधित जो विज्ञान होता है, सब्जियों की कृषि संवर्धन को हम ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि पकने पर जो टमाटर का रंग लाल हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो पकने पर टमाटर का लाल रंग उसमें लाइकोपिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अन्य सब्जियों के टेस्ट और उनके कलर के बारे में बात करते हैं। मिर्च का टेस्ट कैसा होता है? तीखा होता है। तो मिर्च का तीखापन जो होता है वो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च में कैप्सेसिन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मिर्च तीखी होती है। पपीते का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है? करेक्जेंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। आलू, सामान्यतः आलू का रंग अलग होता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ आलू बीच में से या पूरा भाग आलू का वो हरा हो जाता है। तो वो हरा रंग जो होता है आलू का वो किसके कारण होता है? सोलेनिन नामक वर्णक के कारण। हल्दी का पीला रंग
कुरकुमिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसके साथ साथ बादाम में जो है जो कड़वाहट पाई जाती है, आपने बादाम चबा के देखा होगा, बादाम कोई कोई बादाम ऐसा आ जाता है जो कि कड़वा लगता है खाने में, तो उसमें जो कड़वाहट उत्पन्न होती है वो अमाइलेडिन नामक तत्व के द्वारा होती है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से मिल जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है एवं इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी या इंडियन एग्रोनॉमी सोसाइटी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय एग्रोनॉमी सोसाइटी जो है, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1955 में की गई थी। इसके साथ साथ सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलती है। इसके बाद में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो हरित क्रांति आई थी कृषि के क्षेत्र में, इसके पितामह कौन कहे जाते हैं? ये सबको पता होगा, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और ये कहाँ के निवासी थे? मैक्सिको के निवासी थे। 2009 में इनका निधन हुआ 95 ईयर्स की एज में। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है अन्य प्रश्नों को देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हरित क्रांति के बारे में तो सभी को पता होगा कि हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन इससे संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति की उन्होंने जो मशाल जलाई थी उसके जनक उनको माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, और जो भारत में हरित क्रांति का समय माना जाता है वो 1966 या 67, 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति आई थी, और इसे लाने का योगदान जो था, मुख्य योगदान जो था वो MS स्वामीनाथन का था। वहीं हरित क्रांति के प्रणेता किसे कहा जाता है? तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम, ठीक है, ये प्रणेता माने जाते हैं हरित क्रांति के। ठीक है, भारत में चुना गया पहला राज्य हरित क्रांति के प्रयोग के लिए भारत में सबसे पहले कौन सा स्टेट चुना गया था? तो वो पंजाब चुना गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार, इन तीन जो है फसलों में जो उत्पादन था, इनका जो प्रोडक्शन था, इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके साथ साथ हरित क्रांति के साथ साथ कुछ अन्य क्रांतियों से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पेपर में पूछे जाते रहते हैं, जैसे श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो है फादर कौन कहे जाते हैं? इसके पितामह वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति किसे कहा जाता है? ये खाद्य तेल एवं तिलहनी फसल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो अरुण कृष्णन को जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है, और इसे प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो दुर्गेश पटेल जी को जाता है। आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। वहीं धूसर क्रांति या जिसको ग्रे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति के बारे में बात करें तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और ये इसका जो पितामह माने जाते हैं या इसकी जो प्रणेता मानी जाती हैं वो इंदिरा गांधी मानी जाती हैं। सुनहरी क्रांति के बारे में बात करें तो सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी जो फसलें होती हैं, बागवानी उत्पादन जो होता है उसमें वृद्धि से संबंधित है। वहीं इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में बात करें तो इंद्रधनुषी क्रांति का अर्थ है कि जितनी भी क्रांतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के चलना, और उनसे संबंधित जो भी फसल हैं या जो भी पदार्थ हैं उनके उत्पादन में, उनके प्रोडक्शन में जो है बढ़ावा देना। ठीक है, ये इंद्रधनुषी क्रांति जो है इसी को कहा जाता है। वहीं गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोलेजन। कोलेजन किसका मुख्य घटक होता है? कोलेजन कहाँ पाया जाता है? तो कोलेजन जो मुख्य घटक है वो है स्किन का यानी त्वचा का। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो कोलेजन बॉडी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है कि जो स्किन में कोलेजन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है? वो एक प्रोटीन होती है। तो कोलेजन बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और जो हड्डियों को एवं स्किन को हेल्दी रखने के काम में आता है।
अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया या जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके, उनका कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड आपकी, जिसे हम मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसे आपका हाथ जो है कभी कभी गर्म चीज़ से टच हो जाता है या किसी कांटे से टच हो जाता है, तो उसके विपरीत में जो एक्शन होता है वो क्या होता है? आप इतनी तेज़ी से अपने हाथ को पीछे की तरफ उठाते हैं, पीछे की तरफ ले करके आते हैं, तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया। आपने क्रिया की, आपकी क्रिया क्या थी कि आपका हाथ जो है किसी भी गर्म चीज़ से या किसी कांटे से जो है टच हुआ। ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई, लेकिन इसका जो है मैसेज सीधा हमारे दिमाग को गया, जिस मस्तिष्क को गया, और वहाँ से हमें पता चला कि भाई ये चीज़ जो है हमारे हाथ के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। और मस्तिष्क को संदेश पहुँचाने का जो कार्य किया गया था उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, मेरुरज्जु का। ठीक है, तो तुरंत वहाँ से हमें ये सूचना मिलती है कि ये चीज़ जो है सही नहीं है, ये चीज़ हमें हानि पहुँचा सकती है। तो तुरंत ही उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसकी एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ को या अपने शरीर के किसी भी अंग को उस चीज़ से दूर हटा लेते हैं। तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया। इसके साथ साथ जैसे आप मान लीजिए किसी बाइक पर जा रहे हैं या किसी रास्ते में जा रहे हैं, तो सामने से क्या है, कोई कीड़ा वगैरह आता है या धूल का कोई कण आता है, वो आपकी आँख से आके टकराता है, तो आप बेशक उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी आंखों के नज़दीक आता है तो आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का जो है एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है आपका कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा हो जाता है? नीला। यानी अगर हमें कोई कांच है, कांच को अगर हमें कलर प्रदान करना है, नीला कलर प्रदान करना है, तो हमें उसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा? हमें उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कांच के भी काफ़ी सारे कलर होते हैं, कांच को कोई सा भी कलर दे सकते हैं, लेकिन कुछ कलरों से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कांच को हरा रंग देने का कार्य जो करता है वो है सोडियम क्रोमेट या फिर फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट को कांच में मिक्स करने पर कांच का कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। वहीं अगर नारंगी लाल कलर के बारे में बात करें तो ये सेलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है, और लाल प्योर लाल कलर की बात करें तो ये क्यूप्रस लवण के कारण होता है। और रूबी जैसा लाल, ये जो यहाँ पे जितने भी कलर मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, ये वे प्रश्नों से संबंधित हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो रूबी जैसा लाल कलर जो होता है वो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है। अब कांच से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर नज़र डालते हैं कि सबसे पहले कांच का निर्माण कहाँ पे हुआ था? मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था। द्रव कांच को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस कांच में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे अनिलीकरण कहा जाता है। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया था कि अनिलीकरण से क्या तात्पर्य है, या अनिलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द्रव कांच को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस कांच में बदलने की प्रक्रिया, ये क्या हो जाती है? अनिलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। इसके साथ साथ अन्य विटामिन्स के जो है केमिकल नेम भी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे, तो वन बाय वन सभी को देखते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अब विटामिन बी जो होता है उसको कई भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन B1 थायमीन इसको कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, B3 को निकोटिनेमाइड कहा जाता है, B5 को पेंटेथेनिक एसिड कहा जाता है या पेंटेथेनिक अम्ल कहा जाता है, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन कहा जाता है, और B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल है, और इसके साथ साथ विटामिन के को कहा जाता है फिलिक्विनोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में जो तत्व पाया जाता है, किसकी जो है अधिकता अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों से आपने देखा कि आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले। ऐसे ही अगले 10 प्रश्न यानी 11 से लेकर के 20 तक अगले प्रश्न
कल एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाए जाएंगे। और आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी, इसको लगातार देखते रहिए। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, जिन एग्ज़ाम्स में जो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जो है रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।